हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस अध्याय में हम संख्याओं के साथ खेलेंगे। खेलने का मतलब ये है कि इसके जो जो टॉपिक होंगे हम पढ़ेंगे और इन टॉपिकों पर आधारित जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई होंगी हम उसको सॉल्व करेंगे। यह अध्याय, यह चैप्टर काफ़ी लेंदी होगा क्योंकि इसमें कुल 7 एक्सरसाइज हैं और टॉपिक भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं जो कि आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम, सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन टॉपिकों को और ख़ास तौर से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी उनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और जहाँ कहीं भी आपको यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट दिया गया है उस सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और मैं उन पेरेंट्स से भी आग्रह करूँगा कि आप अच्छे से समझिए और तब अपने बच्चों को इन चैप्टरों के टॉपिकों के बारे में बताने की कोशिश करिए। और हाँ, आप लोगों से एक और विनती रहेगी कि इन वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा गुणज। उसके बाद टॉपिक आएगा आपका अभाज्य या भाज्य। ठीक है, उसके बाद आप सम और विषम के बारे में समझेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे लसप लघुत्तम समापवर्तक, मसप महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत। हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक एक्सरसाइजों में आने वाले हैं हम उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करेंगे जिससे आप लोग आसानी से सारे टॉपिकों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले गुणनखंड पढ़ेंगे। तो गुणनखंड होता क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक संख्या 6 दी हुई है और 6 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित करेंगी ये आपसे पूछा गया है। चलिए अपना दिमाग लगाइए। देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याओं से भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 6 बार में विभाजित हो जाएगी। फिर 1 के बाद दूसरा बढ़िए, 2 से कटेगा 6। जी हाँ, 2 से कटेगा 6, 2 3 6। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो क्या 6 में 3 से भाग जाएगा। जी हाँ, 6 में 3 से भाग जाएगा। अब 4 का देखिए, 6 में 4 से भाग जाएगा। जी नहीं, 6 में 4 से भाग नहीं जाएगा। 6 में 5 से भाग जाएगा। जी नहीं, 6 में 5 से भाग नहीं जाएगा। और 6 में 6 से भाग जाएगा। जी हाँ, 6 में 6 से भाग जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 6 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। तो 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 6। अब इसको लिखना रहेगा। देखिए तो कैसे लिखेंगे। 6 बराबर हम 1 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 बराबर हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 बराबर हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं और 6 बराबर हम 6 गुणे 1 लिख सकते हैं। यानी कि 6 संख्या जो है इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 6। तो गुणनखंड की परिभाषा क्या हो गई, एक कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं कहलाती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। ठीक है, अब गुणज क्या होता है। तो देखिए गुणज यानी कि पहाड़ा। किसी भी संख्या के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वह उसकी क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़िए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 एंड सो ऑन। तो ये जो 2 4 6 8 10 हैं वो 2 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। एक संख्या जो होती है अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। नहीं समझ में आया। कोई एक संख्या है वह अपने प्रत्येक गुणनखंड, जो भी उसके गुणनखंड होंगे उसका एक गुणज होगा। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि एक संख्या 6 है, ठीक है, और इसके गुणनखंड क्या थे, 1 था, 2 था, 3 और 6। तो अब देखिए, 1 का गुणज कौन सा होगा, 6 होगा, 2 का भी गुणज क्या होगा, 6 होगा, 3 का भी गुणज क्या होगा, 6 होगा, और 6 का गुणज भी 6 होगा, है ना। तो वही ये कह रहा है कि एक संख्या, कोई भी एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड होगा उसका एक गुणज होगी, ठीक है। तो दूसरा भी आपका जो फैक्ट है वो क्लियर हुआ। पहला फैक्ट क्या था कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, कंप्लीट डिविज़र होता है, ठीक है, पूर्ण विभाजक होता है। उसी तरह कोई भी संख्या अपने गुणनखंड का एक गुणज होती है, मल्टीपल होती है, ठीक है। अब देखिए, जो संख्या 1 है, जो अंक 1 है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, यानी कि हर एक संख्या का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, वह स्वयं संख्या भी होगी, ठीक है। अगर कोई संख्या 6 ही है तो 6 का 1 भी गुणनखंड होगा और 6 का 6 भी गुणनखंड होगा, यानी कि 1 जो है वह प्रत्येक संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा, और हर एक संख्या का गुणनखंड स्वयं वह संख्या भी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, 20 एक संख्या है और 4 और 5 क्या हैं, इसके गुणनखंड हैं, या 4 का 20 क्या है, गुणज है, 5 का भी 20 क्या है, गुणज है, मल्टीपल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट हम फैक्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। देखिए, अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह फैक्ट सही है या गलत है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा, आप इस क्वेश्चन सेंटेंस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप सही से बता नहीं पाएंगे, यदि आप फैक्ट को नहीं समझेंगे तो सही से। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या बोला ये, और मैं ना आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ही पढ़ाऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे देखिए, आप 7 को 7 गुणे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हर एक संख्या को हम उस संख्या का गुणा 1 लिख सकते हैं। 10 के बारे में भी आप क्या कहेंगे, ठीक है, 10 के बारे में भी हम 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। 15 के बारे में भी हम 15 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो एक फैक्ट बनता है आपका कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे सत्य और असत्य में, तो क्या बताएंगे, सत्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे कि देखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ये भी बता चुका हूँ मैं कि हर एक संख्या का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड जो होता है उस संख्या का क्या होता है, वो पूर्ण विभाजक होता है, यानी कि उस संख्या में पूर्ण रूप से आप भागा दे सकते हैं और भागफल आपका आएगा और शेषफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जैसे 16 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए 16 के गुणनखंड आप खुद लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। 16 को हम कौन कौन संख्या में भाग दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम 1 से भाग दे सकते हैं, 16 में हम 2 से भाग दे सकते हैं, 16 में हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, 16 में हम 4 से भाग दे सकते हैं, 16 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते हैं, 16 में हम 6 से भी नहीं दे सकते हैं, 16 में हम 7 से भी नहीं दे सकते हैं, 16 में हम 8 से भाग दे सकते हैं, 16 में हम 9 से नहीं दे सकते, 16 में हम 10 से भाग नहीं दे सकते, 16 में हम 11 से भी भाग नहीं दे सकते, 16 में हम 12 से भी भाग नहीं दे सकते, 16 में हम 13 से भी नहीं दे सकते भाग, 16 में हम 14 से भी भाग नहीं दे सकते, 16 में हम 15 से भी भाग नहीं दे सकते, लेकिन 16 में स्वयं 16 से हम भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 भी होता है, 4, 8 और 16, खुद 16 स्वयं। तो इन गुणनखंडों में आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित न करता हो। 20 और 36 के लिए भी उपरोक्त कथन की जांच करिए। जी हाँ, तो आप क्या पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी फैक्ट क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका गुणनखंड हुआ है तो जो भी गुणनखंड होंगे उस संख्या को पूर्ण रूप से उसको विभाजित कर रहे होंगे, यानी कि उसका शेषफल 0 आएगा, और जब भाग देंगे तो उस संख्या में उसके गुणनखंड से और उसका कुछ ना कुछ भागफल आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक ये बोला है कि 34 के गुणनखंड क्या है। 34 के गुणनखंड 1, 2, 17 और स्वयं 34 है। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? ध्यान रखिए, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? खुद संख्या ही है, 34 ही है। अन्य गुणनखंड 1, 2 और 17 संख्या 34 से छोटे हैं। 64, 81 और 56 के लिए भी इन कथनों की जांच कीजिए। हम कहते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ध्यान रखिए। अब इससे पहले जितने भी गुणनखंड करते आए हुए हैं, सपोज मान लीजिए आप 6 को ले लीजिए, आप 16 को ले लीजिए, आप 4 को ले लीजिए, और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 34 को ले लीजिए। इन सब के जो गुणनखंड हैं, क्या इस संख्या से कोई ऐसा गुणनखंड आया जो इस संख्या से बड़ा हो? बताइए, इस संख्या से बड़ा हो, इस संख्या से बड़ा हो। जैसे 6 का गुणनखंड कौन कौन सा था? 1, 2, 3 और मैक्सिमम 6। 16 का क्या था? 1 था, 2, 4 और खुद संख्या 16, मैक्सिमम 8 भी था। देखिए 4 का 1 है, 2 है और 4 है। 34 का 1 है, 2 है, 17 है और मैक्सिमम 34 है। तो आप नोटिस करिए, देखिए मैक्सिमम जो भी बड़ी से बड़ा जो गुणनखंड है किसी संख्या का, या तो उस संख्या से बड़ा है और नहीं तो उसके बराबर है। तो इस फैक्ट में भी, इस तथ्य में भी यही कहना चाहता है कि एक दी हुई संख्या, जो भी संख्या है, उसका हर एक गुणनखंड या तो उस संख्या से छोटा होगा और नहीं तो उसके बराबर होगा। क्लियर? याद हो गया? समझ में आ गया? एक बार और मैं समझा देता हूँ कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड होंगे, उस संख्या से, जिस संख्या के गुणनखंड होंगे उस संख्या से या तो ये छोटे होंगे और नहीं तो उसके बराबर होंगे। ठीक है? ध्यान रहे, हर एक फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, तभी आपको आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनके बारे में अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। समय ज़्यादा लगे इससे घबराना नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। उस टॉपिक को बार बार पढ़ने से बढ़िया है कि हम एक बार अच्छे से धीरे धीरे पढ़ लें। ठीक है बच्चों? बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने अंदर। इंटरेस्ट तभी आएगा मैथ वाले सब्जेक्ट में जब आप उसको सही से समझेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझने में अगर दिक्कत होगी तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट डाउन होने लगेगा। तो इंटरेस्ट डाउन नहीं करना है। इंटरेस्ट डाउन अगर हो रहा है तो आप अभी बैठ जाइए कहीं, फिर से वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से शुरू से देखिए, आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा और फिर आपका इंटरेस्ट मैथ में बढ़ने लगेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ से आपका मनोबल डाउन होने लगेगा, बोलेंगे कि अब नहीं पढ़ना है, अच्छा नहीं है। आप लोग खुद आजमाए होंगे अपने फ्यूचर में भी या पास्ट में भी कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है उससे आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, उस सब्जेक्ट से आप दूर होने लगते हैं, वहीं पे आप गलती कर देते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका ये उपाय नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, नहीं, उसका ये उपाय है कि आप उसको बार बार पढ़ें, अपने अध्यापक से पूछ कर पढ़ें, अपने भैया से पूछ कर पढ़ें, अपने पापा से पूछ कर पढ़ें। लेकिन डाउट अगर मन में रखेंगे तो उस सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। तो प्लीज़ कोई भी डाउट घर मत लेकर जाइए, कृपया करके उस डाउट को क्लियर करिए और फिर आप देखिए आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ने लगेगा। वो सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, सोशल साइंस, जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है उसको आप उन टॉपिकों को बार बार पढ़िए, पूछिए। ढेर सारे तरीके हैं आजकल तो। ठीक है? चलिए, तो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक में कि एक 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। चलिए देख लेते हैं 76 के गुणनखंड कितने होंगे भाई, सही भी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो 1 होगा, 2 होगा, 6 और 7 13, नहीं 3 से नहीं कट पाएगा, 4 से, 4 एकम 4 और 4 9 36, हाँ 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 एकम 6 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 9 72, 8 9 64, 9 72 नहीं कटेगा, 9 से, हाँ 9 3 27, 9 से तो कट जाना चाहिए ना, 9 से 63, 9 8 72 नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से, 12 5 60, 12 6 72 नहीं, 13 से, 13 6 78 नहीं, 14 14 5 70 नहीं, 15 15 4 60, 15 5 75, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 18 95, 18 3 54, 18 4 72। तो वैसे 38 दूनी के 38 से कट जाएगा ना, पहले दूनी के 70 और 38 दूनी के 76।
देखिए, और 19 से भी कट जाएगा, है ना, और खुद का खुद 76 से कट जाएगा। तो 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। एक, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन इसमें तो एक 136 के कितने गुणनखंड हैं, 96 के कितने गुणनखंड हैं। आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या को गिन सकते हैं। आप संख्याएं 33 से बड़ी संख्या होने पर भी आप इन संख्याओं को गिन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है कि 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 136 के कितने गुणनखंड हैं, 96 के कितने गुणनखंड हैं। आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या गुणनखंडों की संख्या गिन सकते हैं। ये 10,576 है, 25,642 है। ये जैसे बड़ी संख्या है भी, तो इनके भी गुणनखंडों को हम निकाल कर गिन सकते हैं। तो लेकिन ये थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको गुणनखंड करने में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर भी हम इनके गुणनखंडों को हम गिन सकते हैं। तो इसमें यह बोला है कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, परिमित होती है, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, अनंत नहीं होता है। जैसे यहीं पे अगर बोला है, देखिए यहाँ पे 76 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 36, 4 9 36, तो 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो 19 से भी कट जाएगा, और उसके बाद 38 से कट जाएगा, और उसके बाद 76 से कट जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर गलती लिख दिया है, 6 होगा, ठीक है। तो इसके भी जो गुणनखंड है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। 136, इसके भी कुछ गुणनखंड होंगे जो कि डेफिनेट होंगे। तो यहाँ पे यही बोला है ये टॉपिक में कि हम गुणनखंडों की संख्या जो होगी ना उसको निकाल सकते हैं, और वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब परिमित होंगे, सीमित होंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखिए यहीं पे उल्टा, अगर हम एक चीज़ मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि गुणजों की संख्या क्या निश्चित हो सकती है, तो जी नहीं। जब हम किसी भी संख्या के गुणज निकालने जाएंगे ना, तो जैसे उसके संख्या जैसे 6 है, 6 का गुणज क्या होगा, इसका पहाड़ा, तो कुछ 6, उसके बाद 12, 18, 24, 30, 36, और जितनी बार हम इसको पढ़ते जाएंगे इसका गुणा पहाड़ा, वो संख्या जितनी भी आएंगी उसके क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी। तो यहीं पे देखिए कि गुणजों की संख्या क्या होती है, वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ से दूसरा टॉपिक अपोजिट में ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का, शायद वो आगे मिलेगा भी, ठीक है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। क्या बोला है कि एक संख्या का जो गुणज है उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी मैं निकाला 6 का गुणज कौन कौन सा था, तो स्वयं संख्या 6 थी, उसके बाद उससे जब जितनी भी संख्याएँ होंगी वो बड़ी होंगी। 6 6 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 36, है ना। तो ये जो संख्या है उस संख्या का जो गुणज है सबसे पहला या तो वो कुछ संख्या होगी यानी कि उसके बराबर होगी, और नहीं तो उससे बड़ी होगी। यही यह कहना चाहता है कि एक संख्या है और उसका प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, बोर नहीं होना है, ठीक है, बोर नहीं होना है बच्चों। मैथ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें बोर नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है देख लेते हैं कि 5 के गुणज लिखिए, 5 10 15 20। क्या आप सोचते हैं कि यह सूची कहीं समाप्त होगी? नहीं, यह सूची समाप्त नहीं होने वाली। इसकी जांच 6 7 इत्यादि से भी लेकर करिए, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ कि गुणजों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अपरिमित होती है। ठीक है बच्चों, अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है कि क्या 7 स्वयं का एक गुणज है? हाँ बिल्कुल है। हर एक संख्या का गुणज खुद वह संख्या होती है, क्योंकि 7 बराबर 7 गुणे 1 है। क्या यह अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है, जैसे 3 12 16 के लिए? बिल्कुल। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, ये भी हमने पढ़ लिया ना पहले भी।
ठीक है, कि हर एक संख्या का गुणज कुछ स्वयं संख्या भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आ गया परफेक्ट नंबर। तो चलिए हम फटाफट एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, है ना। क्या क्या हमने पढ़ा, देखिए सबसे पहले हम एक गुणनखंड को लाते हैं। तो पहला क्या टॉपिक था कि जितने भी किसी संख्या के जो भी गुणनखंड आएंगे, गुणनखंड जो भी होंगे, गुणनखंड वह उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे, पूर्ण विभाजक होंगे। ठीक है बच्चों, पूर्ण विभाजक होंगे। दूसरा टॉपिक क्या था, यहाँ पे देखिए कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। ठीक है, निश्चित होगी, अनंत नहीं होगी। तीसरा, गुणनखंड जो होगा या तो गुणनखंड जो होंगे उस संख्या से के बराबर होंगे और नहीं तो उससे छोटे होंगे। गुणनखंड जो होगा या तो उस संख्या के बराबर होगा और नहीं तो उससे छोटे होंगे। और क्या पढ़े गुणनखंड के बारे में, अब गुणज के बारे में देखते हैं। तो गुणज क्या होता है, गुणजों की संख्या, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होगी, अपरिमित हो सकती है। ठीक है, फिर गुणज या तो वह संख्या होगी और नहीं तो उनसे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक हैं गुणज के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या बोले। अब एक परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई। ठीक है, तो जिसको पीछे वाले टॉपिक क्लियर होंगे वही वो परफेक्ट नंबर के बारे में भी सही से समझ पाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लिया है 6, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या थे बच्चों, देखिए 6 का गुणनखंड क्या क्या था, 1 है, 2 है, 3 है और कुछ 6 है। अब इन गुणनखंडों को जोड़िए, देखिए 1 + 2 3, 3 and 3 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। और 12 क्या है, 6 का डबल है, तो इसलिए 6 को क्या बोलेंगे हम लोग, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। क्योंकि संपूर्ण संख्या की परिभाषा ही क्या होती है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो जाए, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 क्या हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं। चलिए 6 को देख यहाँ पे 6 को तो देख लिए, अब 28 को देख लेते हैं। तो फटाफट 28 का भी हम गुणनखंड निकाल दें। 1 होगा तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से, हाँ जी 4 से तो कटेगा, 4 से 28, फिर 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा और फिर 28 से कटेगा, है ना। अब जोड़ लीजिए इनको, तो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28 और 28 28 56। तो 56 देख लीजिए, 28 का सीधे डबल है कि नहीं है, तो 28 एक क्या हो गई, संपूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, कि कोई भी संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है यदि उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के मान से 2 गुना हो। ठीक है, कोई भी संख्या यह संपूर्ण संख्या कहलाएगी जब उसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से 2 गुना आए। ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा सीधे एक्सरसाइज शुरू होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम फटाफट कर लेते हैं, है ना। अभी तक मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे टॉपिक आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आ गए होंगे तो प्रश्नावली को भी आप फटाफट उड़ा ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 24। तो 24 में कौन कौन सी संख्याओं से भाग चला जाएगा, वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद आपका सीधे 24। और कोई छूट गया होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही 15 का देख लीजिए। 15 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और सीधे अब उसके बाद 15 से भाग जाएगा, है ना। अब देखिए 21 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए बच्चों। 1 2 से नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लास्ट में 21। वैसे ही 27 का भी देखिए। चलिए बताइए, 1 तो सबका होगा ही, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 6 7 भी नहीं होगा, 8
नहीं, 9 हो जाएगा। उसके बाद सीधे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सीधे 27 होगा, है ना। 12 का देखिए, 1 2 3 4 6 एंड 12, है ना। तो इसको जोड़ने पे आएगा क्या, इससे डबल, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 और 6 16, 16 10 26 2 28, नहीं इसका डबल नहीं आ रहा है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं होगी। वैसे ही 20 का, हाँ अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे नहीं पता है कि 20 के कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे, तो मैं 20 में भाग दूंगा कहाँ से, पहले शुरू से। तो 1 से तो भाग देने की जरूरत नहीं है, 1 तो वैसे ही है, स्टैंडर्ड है। 2 से, हाँ 2 के पहाड़े में 20 आता है, जी हाँ, तो 2 भी हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं। 4 के पहाड़े में 20 आता है, जी हाँ, तो 4 20 का एक फैक्टर हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 20 आता है, जी हाँ, 5 20 का फैक्टर हो जाएगा। 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 9 10 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल हम 10 20 का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सीधे 20 के पहाड़े में 20 आएगा। तो इस तरह से 20 के मल्टीपल, सॉरी 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 और 20 हो गया। बाकी के जो बचे हैं 18 23 और 36, इसका आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, खुद फैक्टर करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक है, हम 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ देंगे। 5 का प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए एक तो स्वयं 5 हो जाएगा, फिर उसके 5 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 पचे 25, ये सारे क्या हो जाएंगे, पाँचों इसके प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। वैसे ही 8 का पढ़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौका 32 और 8 पचे 40। तो 8 के प्रथम 5 गुणित कौन कौन से हो गए, 8 16 24 32 और 40। उसी प्रकार 9 के भी 5 गुणज लिख दीजिए, तो खुद 9 होगा, 18 होगा, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। गुणज क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स, उसका एक तरह से पहाड़ा समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणज उसका पहाड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाइए, सही सही मिलाइए। तो जो भी फैक्ट हम पढ़े हैं पीछे, वही काम आने वाले हैं इस स्तंभ को करने में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए जैसे 35। अब 35 के बारे में आप सोचिए, खुद सोचिए कि इसमें कौन सा फैक्ट उसके लिए सही होगा। 35 8 का गुणज है, क्या 8 के पहाड़े में 35 आएगा, नहीं आएगा, तो ये इससे नहीं होगा। 7 का गुणज है, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 35 आएगा, हाँ जी हाँ जी, 7 का पहाड़ा पढ़ने पे 35 आएगा, तो 35 क्या हो गया, 7 का गुणज हो गया। फिर 15 के बारे में फैक्ट पढ़िए, चलिए इसके बारे में अब तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, अब इसके बारे में पूछेंगे। तो 15 8 का गुणज है, नहीं जी नहीं। 15 70 का गुणज है, नहीं, 70 का गुणज तो उसे बड़ा ही होगा ना, उसे छोटा थोड़ी ना होगा। फिर 15 30 का गुणनखंड, अब लीजिए, हाँ 30 का गुणनखंड 15 हो सकता है, क्योंकि 30 15 से कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट भागा चला जाएगा, तो इस प्रकार इसका मिलान हम इससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब 16 के बारे में क्या बोला है, तो 16 8 का गुणज है, हाँ 8 का गुणज 16 है। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, तो यहाँ पे ये पकड़ाया भैया, 8 का गुणज 16 है। अब 20 के बारे में क्या बचा, तो एक 70 बचा, एक 20 बचा, तो 20 70 का गुणज है, जी नहीं, 70 का गुणज या तो 70 होगा, नहीं तो उससे ऊपर होगा। फिर लास्ट वाला एक 50 बचा, तो 20 50 का गुणनखंड है, जी नहीं, अगर हम 50 में 20 से भाग देंगे तो 50 नहीं कटेगा, इसलिए 20 क्या है, 50 का गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या बचा, 20 का गुणनखंड है, जी हाँ, खुद कोई भी संख्या का गुणनखंड खुद संख्या भी होती है, तो जो 20 है 20 का गुणनखंड है। फिर 25 बचा, तो एक ही यही बचा, तो 25 50 का गुणनखंड है, हाँ जी, 25 से 50 में भाग चला जाएगा ना,
जी बिल्कुल, 25 में 25 का 50 में भाग चला जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 50, है कि नहीं। 50 में यदि हम 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं। जी हाँ, तो इसलिए 50 का क्या होगा, एक गुणनखंड हो गया। और 50 का गुणनखंड बताइए, तो 50 का गुणनखंड 10 भी होगा, और बताइए 5 भी होगा, और कोई है जी 2 भी होगा, और खुद 50 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके भी सॉल्यूशन हो गए। अब 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। अब लोग यार, तो 9 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि वो पहाड़ा 100 से कम तक ना आए। तो पहले तो 10 बार तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, 90 तक तो ऐसे ही चला जाएगा, उसके बाद फिर 99 आएगा, 99 के बाद नहीं आएगा, क्योंकि हमें 100 से 9 के गुणज किससे कम, 100 से कम। क्या क्या होगा देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 81, 9 10 में 90, और 9 गुणे 11 99। इससे ऊपर नहीं बताना क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि 100 से कम। ठीक है, वैसे ही अगर इससे ऊपर पूछा गया तो हम और पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आई थिंक कि आपकी प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है, फिर भी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपकी प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हुई है। आगे की वीडियोज़ में हम अभाज्य और भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, सभाज्य, सम और विषम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज को बड़े ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं पूरा गारंटी लेता हूँ कि आपको क्लास 6 का मैथ का हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।